Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. हाय, मैं हूँ केशव और आप देख रहे हैं टिकट। अगर आप एच टी एम एल यहाँ आप देख सकते हो htmlcheatSheet.com पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, AMP, SEO सबके बारे में आपको चीट शीट मिलेगी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी इस चीज़ को एक्सप्लोर करें, है ना, इस चीज़ को समझें कि यहाँ पे आपको इजीली समझाने के लिए मेरे को आसान रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। आई जस्ट हैव टू एक्सप्लेन सम ऑफ द थिंग्स। तो एसईओ चीट शीट से शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे यार मैंने बहुत सारी वीडियोस HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। जे क्वेरी समझाया है, सब कुछ समझाया है, इवन एसईओ भी समझा रखा है मैंने आपको। तो एसईओ चीट शीट क्या है कि ये ऑनलाइन चीट शीट है जिसमें आपको हर चीज़ पता रहेगी कि हमारी वेबसाइट को रैंक कैसे करा जाए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इग्नोरेंस करना है यहाँ पे कि स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, है ना। द इट फॉलोज रिकमेंडेशन बाय गूगल टू बिल्ड अ वाइट हैट एंड स्पैम फ्री सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। There is no need to implement everything in your project, but do as much as you can। ठीक है, सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मगर जितने तुम कर सकते हो एटलीस्ट हमें एक वाइट हैट और स्पैम फ्री सर्च इंजन में ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी मिल रही है। तो दिस टेक्निकल एसईओ checklist template for great, especially for existing website। it does not talk about keyword research या फिर domain registration या फिर planning, ये सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करता। ये सिंपल है कि स्ट्रक्चर डेटा कैसे करके यहाँ पे होगा। तो देखो, एसईओ चेकलिस्ट जो है वो इस तरह से है, और यहाँ चेकलिस्ट है, यहाँ पे डेटा है, यहाँ ओपन ग्राफ्स है, robot.txt, HTSS, यहाँ पे ऑनलाइन टूल्स, ये सारी चीज़ें। तो मेक श्योर टू हैव द, हाँ, तो क्या करना है, इसको बुक मार्क बना देना है, या फिर जब भी आपको इम्पोर्टेंट लगे तो। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा गैप दे देते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टिकट CS, जिससे कि तुम्हारे सपोर्ट से ये चैनल आगे जाएगा। अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो यू कैन एटलीस्ट कमेंट यार। ठीक है, कोई सजेशन, कोई फीडबैक, एवरीथिंग इज़ वेलकम हियर। तो ऑनलाइन टूल्स की बात करें तो देखो, एसईओ चीट शीट एंड चेकलिस्ट के बारे में देखते हैं। यहाँ चीट शीट है, यहाँ पे एडिटर है वगैरह, बाकी सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन टूल से। तो स्पीड के लिए यहाँ पे गूगल स्पीड इंसाइट्स है। अब जाके देखेंगे इन पेजेस पे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल ये पेजेस दिखा देता हूँ। जैसे कि है पेज इंसाइट, तो यहाँ पे अपने अपने उसका URL डालेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि कैसा चल रहा है। ठीक है, मैं जर्नली medium.com का दिखाता हूँ, क्योंकि मीडियम आपको पता ही है कितनी बेस्ट वो है, ब्लॉग वेबसाइट है। ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट फॉर चेकिंग। और ये है यहाँ पे ऑप्टिमाइज करने के लिए सेम चीज़ है। यहाँ पे भी मीडियम को ही डाल देते हैं, लेट्स सी। यहाँ थोड़ा फास्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं यार। जैसे आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको medium.com नहीं पता है तो यार ऐसा कुछ है, मुझे सही लगा तो मैंने दिखा दिया। एल्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे कंटेंट है। तो ऐसे ऐसे करके आप अपने साइट की स्पीड को चेक करने के लिए ऑनलाइन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। और वैलिडेटर्स क्या होते हैं, देखो W3 HTML वैलिडेटर जो है फेमस है ना। मैं आपको अगर वैलिडेटर दिखाऊं और यहाँ पे जाके देखें, तो ये जो है ये मार्कअप वैलिडेटर है। मगर इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आपने एक वेबसाइट बनाई, बेसिकली सिंपल सी वेबसाइट बनाई, उसमें आपको चेक करना है कि जो आपने टैग्स वगैरह लगाए हैं, जो आपने HTML का पूरा सेटअप करा है या CSS का सेटअप करा है, वो क्या एग्जैक्ट है या फिर कोई मिस्टेक है उसके अंदर। क्योंकि आपको पता है कि
यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता कि कंपाइलर में एरर आ जाता है या फिर ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे कोई कोड थोड़ी रन हो रहा है, मतलब एक टाइप का कोड है मगर वो वेब पेज पे दिखेगा और आपको अपने एरर पता लगाने के लिए खुद ढूंढना पड़ेगा मैनुअली। एल्स यू कैन डू दिस वैलिडेशन थिंग, ठीक है। अगर HTML वैलिडेटर चाहिए, CSS वैलिडेटर चाहिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। W3 स्कूल को जानते ही होगे, फेसबुक क्लॉरर, ये सारी चीज़ें वैलिडेट करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्रेसर, ठीक है। आपने HTML का कोड लिखा, आपने CSS का कोड लिखा। अब आप चाहते हो कि जो मैंने एकदम प्रेटिफाई करके लिखा था, अगर आप किसी का भी कोड देखो, लेट मी डू दिस फॉर यू, है ना। एक जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये कोड दिखाया। अब इस कोड की क्या बात है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इन्होंने गैप कर रखा है, ठीक है। ये देखो इस तरह से हो जाता है। अब कितना हार्ड लग रहा है ना देखने में। तो ये असल में कंप्रेस करा गया है कोड को। तो आप अपने कोड को कंप्रेस कर सकते हो यूजिंग दीज कंप्रेसर्स, ठीक है। और लिंकिंग के लिए W3 चेक लिंक, डॉक्टर लिंक चेक, ठीक है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। कीवर्ड्स में आ जाता है हमारा उबर सजेस्ट कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। अगर आपको कोई भी कीवर्ड रिसर्च करना है, जैसे मैं हर एक का एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये देखो W3 लिंक चेक करें, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया था वैसे। ये मार्कअप सर्विस है और इसको बैक कर देते हैं। तो ये देखो कि हमारा लिंक जो है कहीं ब्रोक तो नहीं हो रखा, उसका पता लगाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऊबर सर्च। ऊबर सर्च को आप जानते होगे कि यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूँ और वो क्या बताता है उसके बारे में। मैं फ़िलहाल के लिए एसईओ लिखता हूँ, इंडिया में इंग्लिश ही। तो पहले तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, है ना। क्योंकि ये मशीन्स जो हैं वो जैसे कहते हैं API कनेक्ट होता है ना। तो अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे या फिर अगर इनको शक हुआ कि किसने करा है, तो वो दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ देखो कीवर्ड ओवरव्यू दे रखा है एसईओ का। सर्च वॉल्यूम इतना है, हाई है, यानी बहुत लोग सर्च करते हैं इसको। एसईओ डिफिकल्टी जो है, यहाँ लिखा है एसईओ डिफिकल्टी एस्टिमेटेड कॉम्पिटिशन्स इन ऑर्गेनिक सर्च, द हायर द नंबर द मोर कॉम्पिटिटिव, यानी कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है इसका, है ना। पेड डिफिकल्टी मतलब एस्टिमेटेड कंपटीशन इन पेड सर्च, द हायर द नंबर द मोर कंपटीशन। तो अगर आपने पेड वर्जन, जैसे अगर आपने कुछ बनाया और एक वेबसाइट बनाई जिसमें आप कोई एसईओ टूल को प्रमोट कर रहे हो और उसको पेड करा, तो एडवर्टीजमेंट जो है वो इजीली दिखाई देगी। और कॉस्ट पर क्लिक, दैट इज CPC, तो 32 रुपीज़ है, यानी डॉलर्स में देखेंगे तो पॉइंट 0.24 ऐसे करके कुछ होगा, है ना। आई एम नॉट श्योर, जस्ट गिविंग अ रिव्यू कि $1 भी नहीं है, ये $1/2 है, ठीक है, मान के चलो। तो 0.50 ऐसे करके मान लो। तो सर्च वॉल्यूम हाई है काफ़ी, तो बहुत से सर्चेज आ जाते हैं। द एवरेज वेब पेज दैट रैंक इन टॉप 10 हैज़ 12 मिलियन बैकलिंक एंड अ डोमेन अथॉरिटी ऑफ 84। अब समझ लो क्या चक्कर है। जो टॉप रैंक करता है ना, अगर मैं इसको गूगल पे एसईओ लिखूँ, तो ये देखो एक तो ऐड आया। ये एडवर्टीजमेंट जो है ये उन्होंने खुद करवाया है, गूगल से एडवर्टाइज करवाया है। और पहला हमारा गूगल है ना, डेवलपर गूगल। फिर उसके बाद जैसे सर्च इन ई लैंड, तो अगला ये है। और इसके लिए देखो मोज जो है, मोज भी आप जानते हो बहुत ही, अगर आपने ऐसी कर रखे हो तो आपको पता होगा मोज के बारे में, है ना। तो ये जो है सर्च इंजन ई लैंड, इन्होंने कितना करवाया होगा, इतने बैकलिंक्स हैं, ठीक है। और ये शायद गूगल वाले को पहला बना रहा है, इस वजह से भी हो सकता है। मिलियन में बैकलिंक्स होने चाहिए। और उसके बाद डोमेन अथॉरिटी इतना, एक तो टाइम टू टाइम भी इफेक्ट करता है, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आपने एक पेज बनाया, एसईओ फ्रेंडली पेज बनाया और वो रैंक नहीं कर रहा है, तो आफ्टर सम टाइम इफ़ योर ऑन पेज इज़ गुड, तो फिर ऑफ पेज में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो बाकी ये फ्री ट्रायल में इतना ही था हमारे लिए। और कीवर्ड्स मिल रहे हैं ऐसे करके, है ना, कि अगर एसईओ को सर्च करेंगे तो वॉल्यूम इतना है, कॉस्ट पर क्लिक इतना है, ये 32। और यहाँ पे पेड डिफ़िकल्टी आपको बता दी, एस्टिमेटेड कंपटीशन इन पेड सर्च, द हायर द नंबर द मोर कंपटीशन। तो जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना कंपटीशन। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पेड डिफ़िकल्टी 14 है, और यहाँ देखो
ये है एसईओ फुल फॉर्म। एक तो इसका ट्रेंड भी हाई है, ठीक है, अप्रॉक्स एसईओ का हाफ है, हाफ से भी कम है। मगर आप सीपीसी देख सकते हो। और एसडी होता है एसईओ डिफिकल्टी, एस्टिमेटेड कंपटीशन इन ऑर्गेनिक सर्च, द हायर द नंबर द मोर कॉम्पिटिटिव। यहाँ कंपटीशन के मामले में तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कोई कीवर्ड्स देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे बहुत इजीली आप रैंक कर सकते हैं 31 पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे एसईओ डिफ़िकल्टी बहुत मिनिमम है। मगर यहाँ पे सीपीसी भी कम है बहुत, 1 रुपीज़ यानी डॉलर में तो 0.007 ऐसे करके मान के चलो, इतना होगा। और पेड डिफ़िकल्टी जो है वो ज़्यादा है इसकी। तो फ़िलहाल के लिए आप जैसे अगर आप इसको एक टाइप का मेन कीवर्ड बना के अपने उस पर करेंगे, तो वॉल्यूम भी इसका अच्छा खासा है ना, तो यू कैन यूज़ दिस। तो ऐसे करके पता लगा सकते हैं, बहुत घंटों तक बैठना पड़ता है और तब जाके पता चलता है कि असल में है क्या चक्कर। ठीक है, तो ये कीवर्ड जो हैं रिसर्च हो रहे हैं, और इसी तरीके से और भी कीवर्ड्स हैं। तो आप पता लगाएंगे और थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा बैठना पड़ेगा ऐसे कि जिनका, देखो, जिनका वॉल्यूम जो हो, वॉल्यूम मतलब द नंबर ऑफ सर्च दिस पर्टिकुलर कीवर्ड हैज़ ड्यूरिंग अ मंथ, एक महीने में कितने लोग सर्च करते हैं। ठीक है, मान लो कि जैसे एसईओ है तो 90K सर्चेज होते हैं इसके, और सीपीसी जो है इसका इतना है ना। तो अगर आपका रैंक कर रहा है तो काफ़ी बढ़िया सीपीसी रहेगा इसका, है ना। और सर्च रिजल्ट्स की बात करें तो पेड डिफ़िकल्टी वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है। तो आपको कुछ ऐसा ढूंढना है जिसका सीपीसी हाई हो, मगर देखो डिफ़िकल्टी कम हो, दोनों डिफ़िकल्टीज कम हो और सीपीसी वॉल्यूम हाई हो, ऐसे कोई कीवर्ड ढूंढने हैं। तो आपको पता है जैसे मैंने एसईओ लिखा है, तो वो तो कैसे मिलेगा, क्योंकि एसईओ जो है वो एक मैंने वास्ट रेंज ले ली है ना, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। बाकी तो अगर आप कोई पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करेंगे, जैसे एसईओ, आई विल ट्राई इन हिंदी, क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। तो देखो सर्च वॉल्यूम जो है काफ़ी कम है, तो फ़ायदा नहीं है इसका, है ना, क्योंकि मंथली सर्च वॉल्यूम है 390, जो कि बहुत कम है यार। अगर मैं सिंपल सा कुछ आपको दिखा दूँ तो आप बोलोगे कि ये देखो, कैन यू इमेजिन, एसईओ डिफ़िकल्टी 91 है, कॉस्ट पर क्लिक देख रहे हो, पेड डिफ़िकल्टी ईजी है। अगर आप गूगल लिखेंगे गूगल पे तो फिर समझ लो कि क्या होने वाला है। तो यहाँ देख सकते हो आप कि किस तरह से ये मोबाइल वर्जन वॉल्यूम है, ये डेस्कटॉप वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये गूगल गूगल ट्रांसलेटर काफ़ी अच्छा, क्योंकि गूगल, ये सारे गूगल के प्रोडक्ट्स जो हैं, इनको कैसे कोई बीट कर सकता है। ठीक है, कोई लॉजिक ही नहीं बैठेगा। मतलब अगर आप गूगल क्लासरूम या ऐसा कुछ करेंगे तो सिर्फ गूगल क्लासरूम पहला कीवर्ड आएगा ना, मतलब जो हमारा जर्नली जो जेन्युइन चीज़ है वो आएगी ना। देखो गूगल क्लासरूम, सेकंड भी गूगल, गूगल, फिर आता है विकिपीडिया, फिर आता है डमीज़। ठीक है, अब यहाँ डमीज़ से कुछ कुछ समझ में आता है ना। फिर ब्लॉग, फिर से गूगल, तो डमीज़ ने बहुत मेहनत करी होगी इस पर। देख सकते हो, जैसे अगर मैं सिर्फ गूगल क्लासरूम लिखा तो पहले यहाँ पे गूगल क्लासरूम लिखा है, फिर यहाँ लिखा है गूगल क्लासरूम, है ना, फिर क्लासरूम। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो बहुत मेहनत लगती है। और ये डमीज़ में एजुकेशन कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे अगर मैं खोल के दिखाऊँ इसको, तो डमीज़.com में एजुकेशन में इंटरनेट बेसिक में व्हाट इज़ गूगल क्लासरूम। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है, तब जाके ये एड्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ब्रांड का भी वो रहता है। तो ऐसे काफ़ी मज़ा आता है अगर आपको इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, कुछ भी सर्च करने में, तो आप बैठ के लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है आई विल कम बैक। अब मेरा फ्री ट्रायल ख़त्म हो गया, तो यही दिक्कत होती है, क्योंकि अब ऊबर सजेस्ट ऐसा ही थोड़ी हमें दिखा देगा, है ना। तो लेट्स मूव फर्दर। आप और भी देख सकते हैं, कीवर्ड सजेशंस, सॉल्व कीवर्ड एक्सट्रैक्टर, कीवर्ड सीटर, वंडर सर्च रिलेटेड टर्म्स, है ना। यूजेबिलिटी में मोबाइल फ्रेंडली, एसईओ टेक्निक, ठीक है, टेक्निकल एसईओ, निबलर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जैसे गूगल एसईओ लिखूँ जस्ट फॉर चेकिंग, है ना, वंडर सर्च, मैंने इसका पहली बार नाम सुना है, इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, जब तक ये लोड हो रहा है हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे यूजेबिलिटी देखेंगे कि मोबाइल फ्रेंड, अगर आपने कोई वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली बना दी ना, इज योर वेब पेज मोबाइल फ्रेंडली, तो अगर आपने वेब पेज का नाम लिखा है यहाँ पे और मोबाइल फ्रेंडली है वो, तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ सी एच का डोमेन है, यानी कोई बाहर देश का हो सकता है, तो टाइम लग रहा है। एनीवेज यहाँ पे कोड या फिर कैसा भी है, अपना कोड पेस्ट करें और क्या वो मोबाइल फ्रेंडली है तो ये पता लगाएगा। ठीक है, और टेक्निकल एसईओ, निबलर, वेबसाइट ग्रेडर, कैसा ग्रेड है आपकी वेबसाइट का। गूगल में एनालिटिक्स आ जाता है, ये गूगल के सारी चीज़ें, सर्च कंसोल, कीवर्ड प्लानर और ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड काफ़ी अच्छी चीज़ है गूगल में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो चलो ये तो नहीं खुल रहा है, ये देखो गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, अभी बहुत से लोग टेलर स्विफ्ट और किम करदाशियन सर्च कर रहे हैं इस साइड के, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, वर्ल्ड में, और वर्ल्ड कप सर्च हो रहा है पूरी दुनिया में, फुटबॉल सर्च हो रहा है इस रीजन में पर्टिकुलर, सब रीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप देख सकते हैं रिसर्च, रिसेंट ट्रेंडिंग जो बने हैं वो हिस्ट्री ऑफ पिज़्ज़ा वगैरह हैं, मगर मैं चाहूँगा कि सिर्फ इंडिया का दिखे। तो वैसे तो यहाँ इंडिया कर रखा है। सर्च देखो, ईयर ऑफ सर्चेज में क्या क्या है वो भी दे रखे हैं सब कुछ, वो डेटा जो रहता है रिकॉर्ड होता है। देखो नीरज चोपड़ा अभी भी सर्चेज हो रहे हैं, रिसेंटली ट्रेंडिंग नीरज चोपड़ा अभी भी सर्चेज में है, सोच सकते हो, वो भी 20K प्लस। तो जो भी आप नीरज चोपड़ा पे लिखोगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आगे आएगा। जैसे मैं अभी नीरज चोपड़ा पे स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या चक्कर है। ठीक है, इंडिया ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। हाँ, ये देखो अचानक से बढ़ गए थे। ठीक है, अगर आपको याद हो कि अगस्त के टाइम पे, अभी तो दिसंबर चल रहा है, तो अगस्त के टाइम पे जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लिया था, तो जिन जिन लोगों ने नीरज चोपड़ा का एसईओ चलाया वो आज बहुत कुछ व्यू ले गए। ठीक है, बहुत सारे, देखो हरियाणा में, उत्तराखंड में, देन दिल्ली ऑल्सो इज़ वन ऑफ देम। तो यहाँ पे क्या क्या रिलेटेड टॉपिक्स हैं और क्या क्या राइज कर रहे हैं। ठीक है, देखो राइजिंग भी है, टॉप वाले भी हैं। तो अगर मैं टॉप वाले दिखाऊँ आपको, तो समर ओलंपिक गेम टॉपिक है, ये टॉपिक है बेसिकली। ठीक है, ओलंपिक गेम टोक्यो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। और अगर क्वेरी रिलेट करें तो ओलंपिक 2021, नीरज चोपड़ा ओलंपिक 2021, और टोक्यो ओलंपिक, नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक, नीरज चोपड़ा मैच, ये सारी क्वेरीज हैं। ठीक है, जैसे कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल, तो ये गूगल की तरफ से है तो गलत तो होगा नहीं। और ये देखो यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ट्रेंड को जितना एक्सप्लोर करना चाहो उतना कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे पूरे भारत में सिक्किम में सबसे ज़्यादा, फिर और भी चीज़ें आ जाती है, रिलेटेड टॉपिक्स या रिलेटेड क्वेरीज, राइजिंग। और ये इवन आपके लिए एक डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए CSV फाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो CSV में होगा, नहीं एक्सेल शीट में। देखो ओलंपिक सबसे ज़्यादा सर्चेज में आ रहा है, मगर ये बहुत हाई की वर्ड है, यानी इस पर बन नहीं सकता। अगर आप एकदम, आपके पास ब्रांडिंग नहीं है, जो कि हमारे पास नहीं होगी, क्योंकि तभी तो, वरना हमारे पास ब्रांड होता अगर कोई, तो वहाँ पे ऐसे सर्चेस को काम करना आसान होता। अगर कुछ, अगर हम कोई बड़े कीवर्ड्स को यूज़ करें तो वहाँ पे दिक्कत कम आएगी। ठीक है, वहाँ पे दिक्कत कम आएगी क्योंकि वो चीज़ें हमारे लेवल के लिए है ना। तो वही होता है कि जितना अगर बड़ा और स्पेसिफिक कीवर्ड है, उस चीज़ पे सर्चेस करने पे चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आ जाता है डाउन टाइम, अप टाइम रोबोट, और डाउन नोटिफायर विद SMS अलर्ट। ठीक है, ऐसा भी होता है कि अगर आपकी साइट डाउन हो गई और आपको पता तक नहीं है क्या हो गया, तो ऐसे SMS अलर्ट आ जाते हैं, अप टाइम रोबोट भी आ जाता है। ये uptimerobot.com ही है। ठीक है, वेब मास्टर टूल को आप जानते हो, गूगल का क्या है, बिंग का क्या है, गेंडेक्स का क्या है। मैं आपको गूगल का दिखाता हूँ। अगर आपने देखा होगा कि जैसे अप टाइम है, द वर्ल्ड मोस्ट लीडिंग अप टाइम मॉनिटरिंग सर्विसेज, तो आप, अगर आपने गूगल क्लाउड के बारे में जानते हो तो वहाँ पे भी मॉनिटरिंग करते हैं, ईमेल आ जाता है जब भी साइट्स ख़राब होती हैं। तो इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च, है ना। तो गूगल सर्च कंसोल में ये सारी चीज़ें, देखो जितना गूगल से जुड़ोगे उतना बेटर है। ठीक है, सारी गूगल की चीज़ें जो है वो हमारे लिए बनी एक तरह से। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये हो गई ऑनलाइन टूल्स की
बातें, ठीक है। आप जाओगे इसमें तो ऑनलाइन टूल्स दिख जाएंगे और ये सारे लिंक्स हैं बेसिकली। तो हमने ये पढ़ लिया, तो मैं ज़रा इसको क्रॉस कर देता हूँ जिससे कि हम चेकलिस्ट पे आ जाते हैं। ठीक, चेकलिस्ट क्या है कि ऑन पेज एसईओ में कीवर्ड्स इन यूआरएल होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ऑन पेज की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है कीवर्ड का, ना कि स्टफ़ करना। उसको स्टफ़ करना मतलब आप बेवजह डालने पे लगे, वो दिक्कत है। तो कीवर्ड यूआरएल में होगा और टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, बॉडी में। और रीडेबिलिटी चेक होना चाहिए। रीडेबिलिटी मतलब इजीली यूज़र को समझ में आ रहा हो क्या बोल रहे हो। ऐसा करने का तरीका क्या होता है, अगर आपने यूज्ड एसईओ के बारे में जानते हो, ये एक वो है वर्डप्रेस में एक प्लगइन है ना। उसमें बताते हैं कि अगर आप एक बड़ा सेंटेंस लिखते हो तो रीडेबिलिटी कम हो जाती है। क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूँ कि इफ़ यू आर अ बॉय देन यू कैन प्ले फुटबॉल इवन इन द हार्श कंडीशन ऑफ योर एनिमीज, मैं कुछ भी बोल दिया, मगर आप देख रहे हो कितना बड़ा सेंटेंस बना। यहाँ पे आपको कनेक्टर्स का यूज़ करना है, ठीक बात है, मगर कम करना है कि वर्ड्स की लेंथ कम हो जाए, है ना। तो रीडेबिलिटी बढ़ती है। चेक लिंक्स में आ जाता है, चेक बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स, स्कैन द साइट फॉर ब्रोकन लिंक्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ब्रोकन लिंक्स का देखो ये नीचे आ जाए, अगर जैसे मैं ब्रोकन लिंक्स पे क्लिक करूँगा, जैसे अभी तो फ़िलहाल ऊपर चला गया, अगर जैसे मैं यहाँ गया तो नीचे आ गया ना। तो ये एक दूसरे को ही कनेक्ट कर रहे हैं, तो ध्यान देना ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए, वरना एक बुरा इफेक्ट पड़ता है। फिर आता है SSL, set up the hosting SSL certificate to load the site with HTTPS and redirect with .hat HTSS, है ना। तो SSL होना यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि जैसे यही है, यही वेबसाइट है, इसका देखो सर्टिफिकेट है इसका, है ना। अगर मैं साइट सेटिंग पे जाऊँ तो ये अगर ताला नहीं बना हुआ आता है तो द साइट इज़ क्या बोलते हैं, हैक करी जा सकती है साइट, तो उस चीज़ से बचेंगे, है ना। तो वो तो बेसिक चीज़ है। यूज़र फ्रेंडली यूआरएल होना चाहिए। शॉर्ट यूआरएल कंटेनिंग द मेन कीवर्ड फ्रॉम वर्डप्रेस सी सेटिंग्स, है ना। ध्यान देना इस बात का, अगर आपको कोई चीज़ बनानी है, जैसे इन्होंने htmlcheatsheet.com लिया है डोमेन, ठीक है। जिन्होंने ये बनाया है हमारा एसईओ का चीट शीट, इन्होंने डोमेन थोड़ा लिया है, वो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए लिया है, ठीक है। माना कि एक तरह से सही भी है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ htmlcheatsheet.com लिया है। अब जर्नली हम क्या करते हैं, नेट पे क्या सर्च करते हैं, HTML चीट शीट, ठीक है। अगर मैं इस पे जाऊँ तो देखते हैं इनका एसईओ कैसा है। HTML देखो, HTML चीट शीट सर्च करते हैं तो सबसे पहले इनकी वेबसाइट आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका यूआरएल में भी HTML चीट शीट है, यहाँ पे इनका टाइटल में भी द बेस्ट इंटरैक्टिव चीट शीट, उसके बाद इनका यहाँ पे भी है ना, मेटा टैग्स में भी HTML चीट शीट लिखा है। सेकंड आ जाता है हमारा स्टैनफोर्ड की, तो HTML चीट शीट, उसके बाद ये सब। अब स्टैनफोर्ड की PDF आ रही है, समझ रहे हो मतलब कितना वो है HTML चीट शीट को ढूंढ पाना। कि अगर आपको मैंने वो बैक कर दिया, वरना ऊबर उसको यूज़ करते हैं ना, फिलहाल रहने देते हैं। अगर आप ऊबर सर्च पे जाके सर्च करेंगे HTML चीट शीट, तो वहाँ पे इनकी वेबसाइट तो चलो ठीक है ना। सेकंड है PDF आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रांड नेम है, स्टैनफोर्ड को कौन नहीं जानता, है ना। अगर मैं स्टिल इस पे जाऊँ तो यहाँ देखो इनकी चीट शीट आ गई, ठीक है। अच्छी चीट शीट है तो लोग इस पर क्लिक करके सेटिस्फाई होते हैं, तो और क्या चाहिए, है ना। मगर PDF है, ये दिक्कत की बात है ना। यहाँ पे हम कुछ अपना एसईओ टैक्टिक्स लगा के, ठीक है, अगर आप ट्राई कर सको तो करना कि एक HTML चीट शीट पे एसईओ बनाना, ठीक है, इस बेसिक कीवर्ड पे। और यहाँ पे देखो और भी आ जाते हैं सर्चेस, तो इस बेसिक कीवर्ड पे बनाना और तब अपनी साइट को रैंक करना। अब कोड एकेडमी जो है ये भी काफ़ी नोन चीज़ है ना। कोड एकेडमी ने भी अपना एक अलग से बना रखा है चीट शीट का चक्कर। यहाँ सिर्फ HTML लिखा है, देख रहे हो, लर्न HTML, यानी अब चीट शीट जो है अगली लाइन में आ रही है यहाँ पे। तो इट डिपेंड्स कि कितना बढ़िया एसईओ है या फिर कितनी अच्छी ब्रांडिंग है। कोड एकेडमी की ब्रांडिंग ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, भले ही इन्होंने सही से ये नहीं करा, है ना। मगर वेबसाइट सेटअप की एसईओ अच्छी है,
देखो HTML5 चीट शीट और इन्होंने अच्छे से बनाया है, तो बाकी सारे जो हैं ये खुद आए हैं। देखो यहाँ पे भी पहुँच गए हम। अब ये डेवलपर मोजिला .org है, इसको बीट कर दिया हमारे सिंपल HTML गाइड ने, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने HTML चीट शीट लिखा है, HTML चीट शीट 2 बार लिखा है और अंदर भी बहुत सारी लिंकिंग हो रखी होगी, ठीक है। तो इन्होंने मोजिला को बीट कर दिया। अब ये देखो, अब यहाँ पे इन्होंने बढ़िया से कर रखा है। देखो एड, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का चक्कर आता है, ठीक है। और अगर कोई यूज़र आता है तो सेटिस्फाई होके जाएगा, भले इनकी थीम देखो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मेरे को देखने को मिल गई जो मैं आपको बताना चाह ही रहा था, तो इन्होंने खुद ही दे दी, दिखा है नॉट सिक्योर, है ना। इसका मतलब इनका SSL सर्टिफिकेट जो है वो या तो एक्सपायर हो चुका है या फिर वैलिड ही नहीं था, है ना। तो लोगों का कम यहाँ पे भरोसा रहता है, क्योंकि यहाँ पे नॉट सिक्योर है और हैकर्स से भी इसको बच के रहना पड़ेगा। एल्स आपको पता है कि कैसे करते हैं SSL सर्टिफिकेट, है ना। आजकल तो मिल जाता है बड़ी आसानी से, जब भी आप डोमेन परचेज़ करेंगे, होस्टिंग परचेज़ करेंगे, SSL सर्टिफिकेट साथ में आता है ना। तो ये चीज़ समझ में आई किस तरह से HTML चीट शीट जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। तो ये तो बात हो गई हमारी SSL के बाद यूज़र फ्रेंडली URLs की, है ना। अब रीडायरेक्ट करना www डॉट या नॉन www डॉट, अब ये डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं HTML चीट शीट पे जाऊँ, मैं एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे वेब स्टैंड पोर्ट, यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे www नहीं है ना। यहाँ वेब है, वेब को छोड़ो, ये असल में इसका स्मॉल डोमेन है ना, उसके अंदर आता है, प्री डोमेन ऐसे करके कह सकते हैं। मगर देखो जैसे ये www.codecademy.com है ना। अगर सिर्फ देखो, इन्होंने इतना अच्छे से समझा रखा है कि क्या क्या होगा, कैसे होता है ना। अगर मैं www हटा दूँ, अगर मैं कोड, बस इसको लिखा हूँ मैं codecademy.com, जैसे ही लिखा साइट कैन नॉट बी रीच, तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि यूज़ ओनली www डॉट और नॉन www वर्जन एंड रिडायरेक्ट टू वन विद डॉट HTACS। अब इन्होंने क्या करा, अब यहाँ पे एक इतनी अच्छी वेबसाइट है ये, और इन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी। ये देखो, चलो मैं गलती बोलने वाला था तभी इन्होंने पकड़ लिया, असल में यही चीज़ करी इन्होंने सही। क्या हुआ यहाँ पे, www डॉट जो है वो बाद में रीडायरेक्ट हुआ, ठीक है। मैंने कुछ करा नहीं, तो मैं बता ही रहा था, तभी इन्होंने रीडायरेक्ट कर दिया। यही मैं बताने वाला था कि अगर आप www नहीं यूज़ करते हैं और आपकी वेबसाइट में यूज़ हो रहा है तो रीडायरेक्ट करवा दो, ठीक। कैसे करवाते हैं, यूजिंग HTSS, है ना, वो अभी देखेंगे हम। कैनोनिकल URL, मेक श्योर दैट देयर इज नो डुप्लीकेट कंटेंट और सेटअप कैनोनिकल मेटा टैग्स, ठीक है। स्क्रॉल करते हैं, ये रहे कैनोनिकल मेटा टैग्स। robots.txt, check your robots.txt and make sure you are allowing indexing, ठीक है। इंडेक्सिंग अलाउ करना यानी आप गूगल के सर्च में आने भी तो चाहिए ना। अगर आपने अलाउ ही नहीं करा, ये सब मेरे साथ हुआ था, ठीक है। व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर एडसेंस, तो मैंने अलाउ नहीं कर रखा था robots.txt को। अब वो सर्च में तो आ रहे थे यूजिंग वेब मास्टर, मगर क्रॉलर्स के पास नहीं पहुंच पा रहे थे, ठीक है। गूगल क्रॉलर्स होते हैं जो कि एक रोबोट्स होते हैं, है ना, बोट्स कह सकते हैं उनको, उनके पास जाने के लिए चेक करना चाहिए ये ads.txt फॉर एड्स इन google.com pubs redirect, ये जो है होना चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं, इन्होंने कर रखा होगा तो देखते हैं। इफ आई एम ads.txt इन्होंने नहीं कर रखा है, मगर कोई जर्नली कोई भी साइट हो, देखें क्या, कीबोर्ड कैंप .org, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने नहीं कर रखा होगा जर्नली। देखो इन्होंने भी www पे रिडायरेक्ट कर दिया, है ना, रिडायरेक्टिंग होती है। पेज नॉट फाउंड आ रहा है, इसका मतलब इन्होंने एड्स नहीं लाए। वैसे अगर आप कोई किसी, ये तो चलो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, अगर आप किसी वर्डप्रेस की साइट पे देखोगे तो एड्स.txt आता ही है,
साइट मैप देखते हैं, जनरेट अ साइट मैप पेज, लिस्ट ऑल लिंक्स एंड सबमिट अ XML साइट मैप टू वेब मास्टर टूल। ठीक है, ध्यान देना इस बात का कि अगर आप वेब मास्टर टूल में अपनी तरफ से XML साइट मैप दे देंगे तो होता क्या है साइट मैप कि आपके साइट में जितने भी लिंक्स हैं, यानी जित जितने भी ब्लॉग्स हैं उन सब का एक जगह पे कलेक्शन, इसको कहते हैं साइट मैप, है ना। और साइट मैप में आपको XML वर्जन देना होता है वेब मास्टर टूल को। तो वो डिपेंड करता है आपके कि असल में खुद से नहीं करना कि सारे लिंक्स को कलेक्ट करना पड़े। आजकल ऐसे बहुत सारे आप देख लेंगे ऑनलाइन कि साइट मैप जनरेटर सर्च करेंगे तो आ जाएंगे। आप अपनी साइट को डालें वहाँ पे और उसका साइट मैप खुद बन जाता है XML फॉर्म में, है ना। उसको अपने से लिंक करके, इवन कुछ अगर आप ब्लॉग या वर्डप्रेस में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बस एक बार अलाउ कर देना है, या फिर प्लगइन होगा तो प्लगइन को ऑन कर देना है, जिससे कि आपका साइट मैप खुद बनना शुरू हो जाएगा। यानी अगर आप कोई नया ब्लॉग बनाएंगे तो फिर वो साइट मैप में इंडेक्स खुद हो जाएगा, और वो वेब मास्टर टूल में भी होना चाहिए। ठीक है, ये इसका भी अलग ही टॉपिक है, मगर फिलहाल बस थोड़ा बहुत हिंट दे दी, जिसको पता है उसको तो समझ में आ ही गया होगा। स्पीड अप चेक लोडिंग स्पीड एंड इम्प्रूव वेयर पॉसिबल। ठीक है, बोला जाता है कि 3 सेकंड से ज़्यादा की स्पीड पे लोग बैक कर देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है आपके ऑडियंस को आपके पास तक पहुंचने के लिए। तो स्पीड अप होना चाहिए एकदम ही, है ना। ऑप्टिमाइज मीडिया, कंप्रेस इमेज एंड अदर मीडिया फाइल दैट स्लो डाउन पेज। तो उन चीज़ों को कंप्रेस कर दें कि अगर आपने कोई हाई क्वालिटी मीडिया ले रखी है और उससे आपका पेज जो है वो ख़राब हो रहा है ना, यानी आपकी स्पीड पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसा काम ना करें भाई, दिक्कत हो रही है ना। फिर आता है कंप्रेस कोड, इवन कोड को भी कंप्रेस कर सकते हैं। और मिनिमाइज योर HTML CSS एंड अदर कोड वेयर एवर पॉसिबल। अब आते हैं वैलिडेट, क्रॉल योर साइट एंड लुक फॉर इनवैलिड कोड एंड यूजेबिलिटी इश्यूज। यूजेबिलिटी इश्यूज भी है, इसी इसी असल में इन्होंने यहीं पे डाल रखा है। ठीक है, इन्होंने भी एड्स वर्जन ला रखे, तो मैंने एड्स हटाए थे इसलिए मैं यहाँ पे आया था। शेयरेबिलिटी होना चाहिए, सोशल मीडिया शेयर बटन होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत लोग कोई आर्टिकल पढ़ते हैं उसको शेयर करने का मन करता है, फिर लिंक कॉपी करा, टाइम वेस्ट करा, तो बहुत लोग आलस दिखा देते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया बटन बना देंगे तो काम आसान हो जाएगा। सोशल इनेबल कमेंटिंग, रेटिंग एंड अदर यूज़र इंटरेक्शंस। अगर आपने कमेंटिंग, रेटिंग वगैरह का सिस्टम कर दिया तो बहुत ही फ़ायदा है यार इसका। मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्ट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में क्रॉल with Google Mobile Friendly Tester. It's mandatory to have APM pages. APM पेजेस जो होते हैं मोबाइल फ्रेंडली होते हैं, है ना। उसके उसका भी इन्होंने अलग से दे रखा है, यहाँ पे जाके समझ लेंगे, है ना। फिलहाल आपको इस चीज़ को मैं APM टॉपिक को अलग से ही बताऊँगा तुम्हें। ठीक है, बस थोड़ा बहुत याद रखना है ऐसे कि मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN लाइक क्लाउडफ्लेयर, इम्प्रूव स्पीड, सिक्योरिटी एंड ऑफर फ्री SSL। तो अगर आप क्लाउड फ्लेयर का यूज़ करते हैं तो वो आपको SSL भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था। और स्पीड सिक्योरिटी भी बढ़ती है। ठीक है, कि अगर आपको कंटेंट जो है जिस सर्वर से आ रहा है वो फास्ट आ रहा है तो आपकी स्पीड भी डेफिनेटली फास्ट होगी। अगर आपने शेयर्ड होस्टिंग ले रखी है तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं तो आपकी साइट डाउन हो सकती है कभी भी। तो अप टाइम मॉनिटर, गेट एन अलर्ट व्हेन योर सर्वर फॉल डाउन विद अ फ्री अप टाइम मॉनिटर। ठीक है, फ्री अप टाइम मॉनिटर का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था। ठीक है, ये सारे लिंक्स हैं जो कि मैंने डिलीट कर दिए क्योंकि मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया था, है ना। तो अगर आपको याद हो तो देखो, मैंने इसको एड्स ये 3 एड्स मैंने गायब करे, और ऑनलाइन टूल्स को मैंने जैसे यहाँ क्लिक करूँगा आ जाएंगे ऑनलाइन टूल्स। ठीक है, तो इसको यहाँ मैंने साइड में कर दिए, जिससे कि देखने में दिक्कत ना हो। मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, गूगल एनालिटिक्स को बता दिया मैंने, सर्च सर्च कंसोल, सेटअप गूगल सर्च कंसोल एंड लिंक इट टू योर एनालिटिक्स अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ें कर देनी है, गूगल सर्च कंसोल को एनालिटिक्स अकाउंट में ज्वाइन कर देना है। देखो, ये वेब मास्टर टूल ही है असल में। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था अभी। गेट लिंक्स में क्या होता है, शेयर योर लिंक ऑन रिलेवेंट साइट एंड फॉरम्स। तो जो भी आपके लिंक्स हैं वो उनको ऐसी साइट में या फॉरम्स में डालें जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो, या रिवर्स करें, कॉपी योर
competitors backlinks adhere not free और Uber suggest pursue unlike mentions. मतलब कि अगर आपके पास ए हैरिफ जिसके बारे में यहाँ लिखा है नॉट फ्री, क्योंकि यहाँ प्रीमियम वर्जन या फिर उन लोगों को मिलता है, क्योंकि जो आपको बैकलिंक्स की ज़रूरत है वो आपके कॉम्पिटिटर के पास पहले से होंगे, तभी वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। तो उसके बैकलिंक्स का यूज़ करना या फिर उसके तरीके का इस्तेमाल करना वो यहाँ से हो सकता है, ऊबर सजेस्ट से भी कर सकते हैं। ठीक, ये नॉट फ्री है, यानी इनके लिए प्रीमियम चीज़ चाहिए होती है ना। तो ये सारी बात हो गई हमारी चेकलिस्ट की। तो ये पूरा पूरा चेकलिस्ट है। ऑन पेज से लेके ऑफ पेज के बारे में थोड़ा कम बताया, लिंक्स के बारे में, है ना, मगर फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया पता चल जाता है जितना हमें चीट शीट में पता चलना चाहिए। ठीक है, फिर आता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्कीम स्कीमास फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा इनकोडिंग ऑन वेब पेज। तो स्कीम्स क्या हैं? देखो, जेसन में ऐड स्क्रिप्ट इन द हेड पे स्क्रिप्ट डालेंगे कि अगर जैसे स्क्रिप्ट टाइप एप्लीकेशन एल डी प्लस जेसन है, ये जेसन की ट्रिक है ना, ट्रिक नहीं एक तरह से बोल सकते हैं कि जेसन का कंटेंट आसानी से आपकी साइट का दे पाना वो इस तरह से हो पाएगा कि कॉन्टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे स्कीमा, और ये सारी चीज़ें जो है ये एक टाइप का हेड के अंदर आएगा, ऐड स्क्रिप्ट इन द हेड। तो ये कैप्शन, हाइट, यूआरएल टाइप, डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन फ्री ऑनलाइन फैंसी टेक्स्ट एडिटर के बारे में जनरेटर के ढूंढने के तो ये मिलेगा, है ना। माइक्रो डेटा, माइक्रो डेटा में क्या आ जाता है? बॉडी, आइटम, स्कोप, यहाँ पे आइटम टाइप लिखा है। अब स्कीमा ऑर्ग, ये वेब पेज का लिंक है ना। और आइटम का नाम, ये एग्जाम्पल दे रखा है, आप अपने आइटम का नाम लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, पब्लिशर के बारे में बता सकते हैं फूटर में, और हेडिंग टैग दे सकते हैं, फिर बॉडी के अंदर ये सब आता है। तो ये माइक्रो डेटा के टाइप होता है। ठीक है, तो आते हैं ओपन ग्राफ्स। अगर मैंने स्ट्रक्चर डेटा में कुछ छोड़ दिया हो तो जेसन हो गया, माइक्रो डेटा हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा रह गया था, टाइप्स में एक्शन, क्रिएटिव वर्क। देखो, अगर मैं आपको स्कीमास के बारे में दिखाऊं, एक्शन, क्रिएटिव वर्क, इवेंट, इंटेंजिबल, मेडिकल एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, प्लेस, वेब पेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्कीमा के अंदर आती हैं। तो ये गूगल सर्च कंसोल के अंदर ही है ना। इसको तो हटाते हैं। ये देखो, स्कीमा के अंदर पूरा लिखा हुआ है कि द मोस्ट जेनरिक काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क इंक्लूडिंग बुक्स, मूवीज, सब कुछ दे रखा है टेक्स्ट। और एक्शन में आ जाएंगे ये सारे एक्शंस। ये अलग ही टॉपिक है एकदम, जेसन स्कीमास। और वेब पेज इज इम्प्लिसिट assumed to be declared to be a type web page. ब्रेड क्रम्स और टेक्स्ट, इसके बारे में अगर आप वेब पेज पे गूगल वेब मास्टर पे जाओगे तो इनके एरर आते हैं इसके बारे में, है ना। तो ऑथर कौन है, कमेंट कौन कर सकता है, साइटेशन कौन कर सकता है, तो ऐसे हर वेबसाइट में होता है। ठीक है, तो माइक्रो डेटा, उसके बाद ये सारे टाइप्स और लिंक्स दे रखे हैं स्कीमा और के बारे में, गूगल स्ट्रक्चर डेटा टेस्टर या मार्कअप जनरेटर, है ना। ये हमेशा देखो, यहाँ पे जैसे स्कीमा टेस्टर के बारे में दे रखा है या थिंग्स के बारे में दे रखा है, द मोस्ट जेनरिक टाइप ऑफ आइटम्स, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। एक्शन, बायो, कैम, एंटिटी, क्रिएटिव वर्क, जेसन के अंदर। ठीक है, फिर आता है डॉट HTSS के बारे में बात कर रहे थे हम, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। लेट फेसबुक एंड अदर सोशल नेटवर्क अंडरस्टैंड योर पेज एंड add the OG tags in the head among other meta tags। तो ये दूसरे मेटा टैग्स की तरह फेसबुक, जैसे यहाँ पे लिखा है OG टाइटल, टाइप क्या है, वेबसाइट है, URL क्या है, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। बाकी जैसे अदर जो भी सोशल नेटवर्क होते हैं उनको इस्तेमाल, इनको यूज़ करने के लिए काम आती है ना, उनको समझाने के लिए काम आती है। आर्टिकल कैसा होना चाहिए, आर्टिकल टाइप है, टाइप क्या है, आर्टिकल, टाइटल क्या है, ये साइट का नाम, URL, पब्लिशर और डेट वगैरह सब कुछ लिखा है ना। लिंक्स जो है फेसबुक डिवर्कर या ऑनलाइन जनरेटर पे जाके देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है रोबोट डॉट, एक चीज़ छोड़ दी, HTSS, है ना। यहाँ पे देखो, रीराइट इंजन ऑन, रीराइट बेस, रीराइट कंडीशन, ऐसे, है ना। ये सारी चीज़ की रीडायरेक्ट कैसे होगा अगर आपका कोई भी पेज ख़राब है या फिर
यूज़र ने कुछ कुछ भी टाइप कर दिया, जैसे अगर मैं गूगल डेवलपर पे जाके कुछ भी टाइप कर देता हूँ तो क्या होगा, 404 पे चला गया है ना। तो ये रीडायरेक्ट कैसे हो पा रहा है, इस वजह से HTSS की वजह से। 301 पे कहाँ पे चला जाएगा, 404 पे। 301 के सारे रीडायरेक्ट यहाँ पे चले गए, जितने भी हमारे सब पेजेस थे उनके सारे रीडायरेक्ट 404 पे जा रहे हैं। एरर पेज के भी अनऑथराइज्ड या फिर फॉरबिडन एरर, जितने भी एरर होने चाहिए थे वो एरर पेज में चले गए। परमानेंट रीडायरेक्ट क्या होता है, ये वाला, ठीक है। कुछ रीडायरेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि अगर आपकी एक पेमेंट जनरेशन फाइल है ना, यानी आपकी अगर कोई पेमेंट हो रही है SBI या फिर कोई ऐसी फाइल है जहाँ पे आपको पेमेंट करनी है और आप जो है कोई और लिंक पे जा रहे हैं या फिर बैक जा रहे हैं, तो वहाँ पे हाई सिक्योरिटी होने की वजह से परमानेंट रीडायरेक्ट हो जाता है, यानी उसके बाद बैक नहीं जा सकते। तो इसलिए बोलते हैं रिफ्रेश या बैक ना जाएं जब तक बोला ना जाए। मतलब कुछ वेबसाइट में ऐसा होता है, ऑप्शन लिखा हुआ आता है नीचे। फोर्स डब्ल्यू का बता दिया था कि रीराइट इंजन ऑन, और क्या कंडीशन रहेगी कि अगर मॉड्यूलस HTTP होस्ट यहाँ पे example.com के आगे स्लैश लगा दें कि .b गिना जाए, और उसके आगे कुछ भी हो हम उसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है तो इस रूल के हिसाब से कि अगर www नहीं है तो फिर हम ला सकते हैं। नॉन फोर्स नॉन www के लिए ये है, ठीक है। समझने की बात नहीं, इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फोर्स HTTP विद जावास्क्रिप्ट, जैसे अगर HTTP को लाना है और HTTPS को लाना है जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, अगर आपकी HTTP भी साइट है और S नहीं है उसमें तो हम ला सकते, मतलब अगर आपको जो चाहिए वो इस फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपने किसी ने आपकी HTTP साइट खोली, जैसे कोड फोर्सेस में है, अगर मैं जाके दिखाता हूँ कोड forces.com, यहाँ चले गए। अब देखो ये जो साइट है यहाँ पे असल में नॉट सिक्योर आ रहा है, क्योंकि इनकी वेबसाइट जो है वो HTTP भी है और HTTPS भी है। तो अगर हम HTTPS करके लिखेंगे तब नॉट सिक्योर नहीं आएगा। देखो अब मैंने S लगाया था इसमें, अब जो लोड हो रहा है वो एकदम प्रोटेक्टेड आ रहा है। तो इन्होंने रीडायरेक्ट नहीं कर रखा, तो अगर जिसने भी HTTP कर रखा है वो HTTP पे रहता है, वरना कुछ लोग HTTPS पे भी चले जाते हैं। तो वो तो लिंक पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल HTTPS है, ये देखो। और जैसे ही S हटाया तो अनसिक्योर हो जाएगा और फिर भी ये साइट खुल जाएगी, ठीक है। इन्होंने ऐसे तो रीडायरेक्ट सही कर रखा है, मगर अगर हम इसको हटा ही दें पूरा तब इनका अब सही चल रहा है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा एरर आ गया था, तो पहली बारी में दिक्कत होती है। डिसेबल डायरेक्टरी ब्राउजिंग में ऑप्शन इंडेक्स दे रखे, इनेबल ऑप्शन प्लस इंडेक्स है। ब्लॉक हॉट लिंक में यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। एसेस या फिर IP एड्रेस डिनाई फ्रॉम दिस, ठीक है। हम आ जाते हैं इस पे, इसको एक बैक करते हैं फिर देखते क्या आता है। robot.txt डिसाइड विच पेज विल यू विश टू ब्लॉक योर वेब क्रॉलर्स। तो जो बोट्स होते हैं उनको कौन से पेज पे नहीं जाना वो सब आप यहाँ से बताते हो। अलाउ एवरी थिंग एक्सेप्ट वन dir, तो यूज़र एजेंट जो है सब कुछ है, स्टार मतलब सब आ जाता है। डिसअलाउ WP एडमिन, तो WP एडमिन को बॉट क्रॉल ना करे, कोई भी वर्डप्रेस की साइट है उसमें इस पे ना जाए, तो ऐसा ऑटोमेटिकली होता है। साइट मैप ये है, ठीक है। तो डिसअलाउ ऑल, अगर हम डिसअलाउ ऑल कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ब्लॉक गूगल बॉट, तो गूगल बॉट ना आ पाए इसलिए उन्होंने ऐसे कर दिया। यूज़र एजेंट गूगल बॉट डिसअलाउ नो index.html, यूज़र एजेंट ये सारे हैं, ठीक है। इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट में ये है, और नो इंडेक्स मेटा टैग्स ये, ठीक है। अगर मेटा नेम रोबोट कंटेंट नो इंडेक्स, इंडेक्स मत करना। नो फॉलो लिंक में टारगेट ब्लैंक रहता है, और इस तरह से कि एक्सटर्नल नो फॉलो। लैंग्वेजेस में आ जाता है, इसको पहले बैक करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है। इसके बारे में हम डिस्कस कर दिए थे। लैंग्वेजेस में ये आ जाता है, ठीक है। कि अगर आपका इंग्लिश में नहीं है, बाकी बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में भी है, तो
इस तरह से आप जा सकते हो कि अल्टरनेट लैंग्वेज में भी पता चल जाए। ठीक है, फिर रिच स्निपेट्स जैसे ब्रेड क्रम्ब हो गए, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डेटा, ईमेल मार्कअप, ये सारे कॉमन यूज़ हैं। ठीक है, ब्रेड क्रम्ब पे देखें तो होम इमोजी, एनिमल, तो इस तरह से एक लिस्ट बना दी, ऑर्डर्ड लिस्ट, रेटिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी साइट को इन्हांस करती हैं कि अगर जिसकी रेटिंग जिस तरह से है, जैसे 5 स्टार है तो ये यहाँ पे 5 रेटिंग दिख रही है ना। साइट मैप के बारे में आपको बता ही दिया मैंने कि एक्सएमएल फाइल इस तरह से होती है साइट मैप की, है ना। इसमें इनकोड करना होता है, UTF-8 में होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता। आजकल तो खुद जनरेटर रखा हुआ है। ट्विटर कार्ड होते हैं, किस तरह से ट्विटर का कार्ड बनेगा, अगर तुम्हारी वेबसाइट जो है वो आप ट्विटर पे डालते हैं तो फिर